हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ईवीएस एग्ज़ाम है एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड इजी क्वेश्चंस है विद आंसर्स फॉर डिग्री फर्स्ट ईयर। हर क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। फर्स्ट वन, decomposers. Decomposers are living organisms that break down dead plants, animals and waste into simple substances. तो decomposers लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जिंदा चीज़ें होती हैं जो कि ब्रेक डाउन करती हैं, तोड़ती हैं मरे हुए प्लांट्स को, एनिमल्स को और वेस्ट को सीधे और नॉर्मल सब्सटेंसेस में। दे हेल्प रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द एनवायरनमेंट। ये जो डेड चीज़ें होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट होता है उसे वापस इन्वायरमेंट तक पहुंचाने का काम डिकम्पोजर्स करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया, फंगाई एंड वर्म्स। सो ये तीन जो है वो एग्जाम्पल है डिकम्पोजर के। विदाउट डिकम्पोजर्स द वर्ल्ड वुड बी फिल्ड विद डेड मटीरियल। तो अगर डिकम्पोजर्स दुनिया में ना हो तो दुनिया भर में डेड बॉडीज, एनिमल्स की, प्लांट्स की, ये सब भर जाएंगी। Decomposers feed on dead organisms and turn them into nutrients that plants can use. They play an important role in the ecosystem by keeping the cycle of life going. They also keep the soil healthy and fertile. Decomposers are important in keeping the earth clean and maintaining balance in nature. अब जो भी वर्म्स है, फंगस है या फिर बैक्टीरिया है, ये सारे डिकम्पोजर्स है और इनका खाना होता है डेड ऑर्गेनिजम्स। ये उनको खाते हैं और उन्हें बदल देते हैं न्यूट्रिएंट्स में, जिसे प्लांट्स भी खा सकते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जिंदगी का वो जो फूड चेन है उसे कंटिन्यू रखते हैं और जिंदगी चलती रहती है। जो सॉइल होती है यानी कि मिट्टी, उसे हेल्दी रखने में और फर्टाइल रखने में मदद करते हैं। फर्टाइल यानी कि जब न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ही रहें तब वो फर्टाइल लैंड होता है। अगर न्यूट्रिएंट्स बह जाए, जैसे कि कोई फ्लड आ गया, तब जो लैंड होता है वो इनफर्टाइल बन जाता है और ऐसी ज़मीन पर कुछ भी ग्रो करना पॉसिबल नहीं होता। तो सिर्फ डिकम्पोजर्स की वजह से ही लैंड जो है वो फर्टाइल रहता है, लैंड में न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोजर्स वर्म्स एंड ऑल खाते हैं मरे हुए चीज़ों को एंड उन्हें चेंज कर देते हैं इनटू न्यूट्रिशन फॉर द लैंड, जिसे प्लांट्स भी खा सकते हैं। हमारे अर्थ को साफ रखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है ताकि नेचर में बैलेंस बना रहे। Question 2. Biotic components of ecosystem. The biotic components of an ecosystem are the living things that interact with each other. These includes plants, animals, microorganisms and humans. Plants produce oxygen and food through photosynthesis, while animals depend on plants and other animals for food. Biotic components of earth जो कि हमारे इकोसिस्टम में होते हैं, उन्हें लिविंग थिंग्स कहा जाता है, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, यानी कि आपस में मिलती हैं, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है या फिर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर इंसान ही है। प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं हवा में, वो सबसे पहले खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, और जानवर जो है वो प्लांट्स के ऊपर और जानवरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंड करते हैं। Microorganisms like bacteria and fungi help decompose dead organisms, returning nutrients to the soil. Humans affect ecosystems by changing the environment through activities like farming, building cities, and pollution. These biotic components work together in harmony, forming a balanced ecosystem where energy flows and nutrients are recycled. तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगाई है, ये मदद करते हैं डिकम्पोज करने में मरे हुए जानवरों को, एनिमल्स को या प्लांट्स को या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स को, जिनकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो है वो वापस सॉइल में पहुंच जाते हैं। इंसानों की वजह से इकोसिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है। इकोसिस्टम यानी कि जब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एक जगह पर रहते हैं। तो जब इंसान बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि फार्मिंग करता है, शहरों को बिल्ड करता है या फिर पोल्यूशन करता है गाड़ियों की वजह से, तो इसका असर हमारे इकोसिस्टम पर पड़ता है। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स है, वो एक साथ काम करते हैं मिलजुल कर, जिससे हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है, जहाँ पर एनर्जी फ्लो होती है और न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिसाइकिल किए जाते हैं डिकम्पोजर्स की मदद से। Question 3. Different resources of energy. Energy resources can be classified into renewable and non-renewable types. Renewable energy includes resources that can be replaced naturally, such as solar energy, wind energy, hydroelectric power, and biomass. These resources are sustainable and do not run out quickly.
तो एनर्जी जिन सोर्सेस से आती है वो दो तरह की होती है, एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसमें रिसोर्सेस आते हैं जिन्हें नेचुरली रिप्लेस किया जा सकता है, जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी है, यानी कि सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है या फिर हीट को प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा है विंड एनर्जी, यानी कि हवा की मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तीसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। एंड फोर्थ है बायोमास, जब प्लांट्स को, वुड को या फिर कोई और वेस्ट को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सारे जो रिसोर्सेज है वो सस्टेनेबल है, यानी कि वो हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते और ये रिसोर्सेज जल्दी ख़त्म भी नहीं होते। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऑन द अदर हैंड इंक्लूड्स फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. These resources are limited and can take millions of years to form. Renewable energy is important for reducing pollution and combating climate change. Non-renewable energy has been used for many years but is causing harm to the environment. Non-renewable energy इनमें आते हैं fossil fuels जैसे कि कोल ऑयल यानी कि कोल का एक पत्थर होता है जिससे तेल निकाला जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। दूसरा होता है नेचुरल गैस, जो कि हम हमारे घर में यूज करते हैं एलपीजी सिलेंडर के फॉर्म में कुकिंग के लिए। सो ये सारे फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इन रिसोर्सेज को बनने के लिए कई साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स, एंड ये बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं नेचर में। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को कम करने के लिए और क्लाइमेट को चेंज करने के लिए, लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी तो कई सालों से इस्तेमाल की जा रही है जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। Fourth one, genetic banks. A genetic bank is a place where the genetic material like seeds or DNA of living organisms is stored. It helps preserve the genetic diversity of plants, animals, and other species. This is important for protecting rare and endangered species. If a species becomes extinct or faces danger, the stored genetic material can be used to try and bring it back or save it. Genetic banks help scientists research and develop better crops, medicines, and ways to produce biodiversity. They play a big role in conserving the genetic heritage of the planet. तो जेनेटिक बैंक एक जगह होती है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल को रखा जाता है, जैसे कि प्लांट्स के सीड्स हो गए या फिर प्लांट्स का डीएनए हो गया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबका डीएनए रखा जाता है, स्टोर किया जाता है एक स्पेसिफिक जगह पर। इससे होता ये है कि एक जेनेटिक डाइवर्सिटी बनती है, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स एंड स्पीशीज हैं उनके मेन डीएनए को या फिर उनके बीजों को रखा जाता है, और ये ज़रूरी है करना ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें उन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को। एंडेंजर्ड मतलब जो स्पीशीज़, चाहे प्लांट्स हो, बर्ड्स हो या फिर एनिमल्स हो, ये अगर मरने वाले हैं, मतलब अर्थ पे एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ख़त्म होने वाला है इनका वजूद, तब हम इन सीड्स का इस्तेमाल करके उन्हें अर्थ में वापस ला सकते हैं या फिर उन्हें बचा सकते हैं। जेनेटिक बैंक्स साइंटिस्ट की बहुत मदद करते हैं ताकि वो अच्छे से रिसर्च कंडक्ट कर सकें और आने वाले फ्यूचर में अच्छे क्रॉप्स के लिए मेडिसिन सजेस्ट कर सकें और तरीके ढूंढ सके हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जितने भी प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी रोल प्ले करते हैं ताकि हम बचा सकें हमारे अर्थ के ओरिजिनल स्पीशीज़ को, ओरिजिनल प्लांट्स को और उनके हेरिटेज को। Fifth one, biogas. Biogas is a type of renewable energy produced from organic waste. It is made when bacteria break down animal manure, plant material or food waste in a process called anaerobic digestion. तो बायोगैस एक तरह की रिन्यूएबल एनर्जी होती है जिसे प्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट के ज़रिए। बायोगैस तब बनती है जब बैक्टीरिया जो है वो ब्रेक करता है एनिमल मैन्योर को, एनिमल मैन्योर यानी कि एनिमल वेस्ट को या फिर ड्रॉपिंग्स को, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। द सेम गोज़ विद प्लांट मटेरियल, डेड प्लांट्स या फिर खाने का वेस्ट भी जो होता है उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनएरोबिक डाइजेशन। अनएरोबिक डाइजेशन यानी कि जब बिना ऑक्सीजन के सिर्फ वेस्ट को यूज़ करके आप बायोगैस यानी कि मीथेन को प्रोड्यूस करते हो, और बचा हुआ जो भी मटेरियल है वो यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फार्मर्स होते हैं वो स्प्रेड कर देते हैं इन फर्टिलाइजर्स को क्रॉप के लैंड के ऊपर, ताकि जो प्लांट्स हैं उन्हें न्यूट्रिएंट मिल सके और ग्रोथ हो सके। द रिजल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनली मीथेन, विच कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। सो मीथेन को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हीट होम्स एंड कुक फूड। सो बायोगैस का इस्तेमाल घर में इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए, या फिर घर को गर्म रखने के लिए, या फिर खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर्स में यूज होता है। It helps reduce waste and pollution while providing a clean energy source. Biogas is a good alternative to fossil fuels because it is renewable and reduces greenhouse gas emissions. तो बायोगैस की मदद से जो वेस्ट होता है वो कम होता है एंड दुनिया में पोल्यूशन भी कम होता है, जिसकी वजह से साफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसका एक सोर्स बनता है। फॉसल फ्यूल्स यूज करने की बजाय इंसान बायोगैस का इस्तेमाल कर सकता है एज एन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि बायोगैस एक रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि लंबे समय तक रहने वाली एनर्जी है, और इसकी वजह से जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है जिनका एमिशन होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जब हम पेड़ पौधों को जलाते हैं, या फिर किसी भी फॉसल फ्यूल को बर्न करते हैं, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, ये एक और गैस होती है जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से प्रोड्यूस की जाती है, या फिर मीथेन जो कि जानवरों के वेस्ट से जब ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है तब उससे निकलता है। तो ये सारी गैसेस जो है हमारी एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा होती हैं, जो कि हीट को ट्रैप करती हैं एंड प्लैनेट को गर्म रखती हैं। अगर ये गैसेस ज़्यादा हो जाए तब क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं। तो अगर हम बायोगैस का यूज़ करें तो इन गैसेस का जो एमिशन है, ओवर प्रोड्यूसिंग ऑफ हीट, कम हो सकता है। Bit number 6, objectives of rainwater harvesting. The main goal of rainwater harvesting is to collect and store rainwater for future use. This is important in areas where water is scarce, and during dry seasons, it helps to reduce the dependency on groundwater and public water systems. Rainwater can be used for drinking, cooking, cleaning, and irrigation. Another objective is to prevent flooding by directing water into storage systems rather than letting it flow over the land. Harvesting rainwater also helps reduce soil erosion and replenishes underground water supplies. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप रेन वाटर को कलेक्ट करते हो ताकि आने वाले फ्यूचर में आप उसे यूज कर सको, और ये ज़रूरी भी है उन एरियाज में जहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी होती है, यानी कि वाटर की कमी होती है, खास तौर से ड्राई सीजन्स में, जैसे कि समर सीजन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से मदद ये मिलती है कि लोग ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड करना बंद कर देते हैं, और पब्लिक के वाटर सिस्टम्स के ऊपर भी। रेन वाटर के कई सारे यूजेस है, यानी कि वो पीने के लिए, कुकिंग करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, या फिर प्लांट्स को वाटर देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक और मकसद होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कि वो फ्लडिंग को रोकता है, क्योंकि सारा रेन वाटर जाकर कलेक्ट होता है स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर, और इससे क्या होता है, रोड पर, फॉरेस्ट में फ्लड नहीं होता। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता, यानी कि जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो बह जाते हैं और लैंड जो है वो इनफर्टाइल बन जाता है। तो ये सॉइल इरोजन को रोकता है और रिप्लेनिश करता है, यानी कि रिन्यू या फिर स्टोर करता है अंडरग्राउंड वाटर को। क्वेश्चन नंबर 7, मेथड्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। There are many ways to collect rainwater. One common method is by using rooftop rainwater harvesting, where rainwater is collected from the roof of a building and stored in a tank. Another method is rainwater storage ponds, where rainwater is collected in large open ponds or reservoirs. Some people use rain barrels to collect water from gutters, which can be used for gardening. In cities, rainwater harvesting systems can be connected to public water systems for reuse. These methods help store water for later use and are good for conserving water. So रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि रेन वाटर को सेव करना। अब वो सेव करने के बहुत सारे तरीके हैं, और एक कॉमन मेथड ये है कि आपकी घर की छत के ऊपर जो भी पानी है उसे कलेक्ट कर लिया जाए और किसी टैंक में स्टोर कर लिया जाए। एक और मेथड है कि आप स्टोरेज पॉन्ड्स का इस्तेमाल करो, या फिर कोई और रिजर्वॉयर का, जैसे कि डैम है, डैम में वाटर को स्टोर किया जा सकता है। कुछ लोग तो रेन बैरल्स का इस्तेमाल करते हैं। रेन बैरल्स बड़े कंटेनर्स होते हैं जिन्हें लोग गटर्स के ऊपर रखते हैं ताकि उस पानी को इस्तेमाल कर सके गार्डनिंग के लिए। और शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम्स होते हैं जिन्हें पब्लिक वाटर सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि पब्लिक डायरेक्टली रेन वाटर को यूज कर सके। ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, ताकि बाद में उस रेन वाटर का इस्तेमाल कर सकें और कंजर्व कर सकें, पानी को सेव कर सकें।
Eighth one, difference between renewable and non-renewable energy resources. Renewable energy is energy that comes from sources that can be replaced naturally and do not run out, such as solar, wind and hydroelectric power. यानी कि renewable energy वो energy होती है जो कि sources से आती है, जो कि natural है and ये जल्दी ख़त्म नहीं होते. इसके एग्जाम्पल्स होते हैं सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. दीज सोर्सेस आर सस्टेनेबल एंड कैन बी यूज्ड विदाउट डिप्लीटिंग देम. यानी कि ये हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बिना इन रिसोर्सेज को ख़त्म किए, बिकॉज ये ज़्यादा होती हैं. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूड्स फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं कोल का ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी कि मीथेन. These are limited and will eventually run out. Non-renewable energy also causes pollution and climate change. तो non-renewable energy जो है वो limited होती है और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है. ये हमारे environment को नुकसान पहुंचाती है, climate में changes लाती है और pollution भी होता है इससे. The main difference is that renewable energy can be replenished naturally while non-renewable energy cannot be replaced once it is used up. तो मेन डिफरेंस इन दोनों एनर्जीज में ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को रिप्लेनिश कर सकते हैं, यानी कि वापस स्टोर कर सकते हैं या फिर वापस ला सकते हैं. इस एनर्जी को बार बार यूज कर सकते हैं. जैसे कि सोलर एनर्जी होती है जो कि सन की रोशनी से बनती है, तो सन तो यही है, राइट? सो वी कैन अगेन मेक इट. लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को हम रिप्लेस नहीं कर सकते. एक बार अगर हम इसे यूज कर लें उसके बाद उसे वापस लाना नामुमकिन है. नाइन्थ वन, डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि अलग अलग चीजें जहां से एनर्जी आती हैं. एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. Renewable energy includes solar, wind and hydro and biomass. These resources are natural and can be replaced over time. Non-renewable energy such as coal, oil and natural gas come from fossil fuels that take millions of years to form. These resources are limited and cause pollution when used. Renewable energy is more environmentally friendly and sustainable. Non-renewable energy has been used for a long time but is harmful to the planet. So ये आंसर वही है जो हमने नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी के आंसर में देखा है. एग्जैक्ट सेम है. Food chain. A food chain is a series of organisms that are connected by the food they eat. It starts with producers like plants that make their own food through sunlight. The next level is primary consumers, herbivores that eat plants. Then secondary consumers, carnivores, eat herbivores, and tertiary consumers, top predators, eat the secondary consumers. अब एक फूड चेन के अंदर कई सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि एक दूसरे को खाते हैं, जिससे हमारा फूड चेन बनता है. तो ये फूड चेन शुरू होता है प्रोड्यूसर से. प्रोड्यूसर्स प्लांट्स होते हैं जो कि खुद का खाना बनाते हैं सूरज की मदद से. दूसरा लेवल होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स का, जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, जो कि प्लांट्स को खाते हैं. तो जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर कहा जाता है. और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं जो कि होते हैं कार्निवोर्स. कार्निवोर्स जो है वो हर्बीवोर्स को खाते हैं, यानी कि उन जानवरों को जो कि प्लांट्स खाते हैं. एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स वो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं जो कि हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, यानी कि कार्निवोर्स को खाते हैं. Finally, decomposers break down dead organisms. The food chain shows how energy moves from one organism to another in an ecosystem. तो जब ये जिंदा organisms मर जाते हैं तब उन्हें डिकम्पोज किया जाता है थ्रू वर्म्स एंड बैक्टीरिया. दे ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स. तो फूड चेन जो है वो हमें दिखाता है कि किस तरह एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचती है एक इकोसिस्टम के अंदर. इससे होता ये है कि नेचर में बैलेंस बना रहता है और एनर्जी जो है वो रिसाइकिल होती रहती है, इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट्स. इट हेल्प्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बाय रिसाइकलिंग एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. फूड चेन पिरामिड. Food chain pyramid is a diagram that shows the different levels of food chain and how energy flows through them. At the bottom are the producers like plants that use sunlight to create energy. Next are the primary consumers, herbivores that eat the plants. Above them are the secondary consumers, carnivores, and tertiary consumers, top predators. At the top of the pyramid are the decomposers that break down dead plants and animals. The pyramid shows that as you go up, there are few animals and less energy available. The energy decreases with each level. तो एक फूड चेन पिरामिड जो है वो एक तरह का डायग्राम होता है जो कि दिखाता है अलग अलग लेवल्स फूड चेन के,
कि किस तरह एनर्जी जो है वो फ्लो होती है इनके बीच में। तो फूड चेन के सबसे नीचे के हिस्से में आते हैं प्रोड्यूसर्स, जैसे कि प्लांट्स हैं जो कि सनलाइट की मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके ऊपर के लेवल पर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि हर्बीवोर्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं। एंड उससे ऊपर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि कार्निवोर्स है, जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं। एंड उसके ऊपर आता है टर्शियरी कंज्यूमर्स, यानी कि टॉप प्रेडेटर्स जो कि हमारे कार्निवोर्स को खाते हैं। और सबसे टॉप पर आता है डीकम्पोजर्स, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स को, जैसे कि वर्म्स हो गए, बैक्टीरिया या फिर फंगस। ये पिरामिड हमें दिखाता है कि किस तरह जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तब हमें कम जानवर और कम एनर्जी अवेलेबल मिलती है। हर लेवल के साथ एनर्जी जो है वो डिक्रीज होते जाती है। आप इसकी इमेज जो है वो उतार सकते हो अपने पेपर में। ये होता है फूड चेन पिरामिड। 12th one, hotspots of biodiversity. Biodiversity hotspots are areas on Earth that have a high number of different species, especially plants and animals. These areas are important because they have a lot of unique and endangered species. They are usually located in tropical rainforest, coral reefs, or coastal areas. Some famous hotspots include the Amazon rainforest, Madagascar, and the Himalayas. Protecting these areas is crucial because they help keep the planet's ecosystem healthy. Losing biodiversity in these areas could mean losing many species forever. तो हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब है एरियाज ऑन अर्थ, यानी कि कुछ हिस्से होते हैं अर्थ में जहाँ पर हाई नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और वो बहुत रेयर वाले भी होते हैं इसमें। ये एरियाज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज यूनिक स्पीशीज होते हैं, यूनिक एनिमल्स होते हैं, खासतौर से एंडेंजर्ड स्पीशीज भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एंडेंजर्ड यानी कि जो बस खत्म ही होने वाले हैं धरती पे से। और अक्सर ये जो हॉटस्पॉट्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के एरियाज, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि एक वेट रेन फॉरेस्ट होता है जो कि बहुत गर्म भी होता है, जो कि इक्वेटर के पास पाया जाता है। इसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर, एंड फुल बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर, मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड कोरल रीफ्स यानी कि कुछ अंडरग्राउंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मराइन लाइफ यानी कि अंडर वाटर लाइफ का सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पर भी आपको हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा बायोडाइवर्सिटी का। ना सिर्फ ये बल्कि कोस्टल एरियाज जहाँ पर ज़मीन और पानी मिलते हैं वो भी हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। कुछ मशहूर हॉटस्पॉट्स हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट, या फिर माडागास्कर, या फिर हिमालयास। और ज़रूरी है कि हम इन हॉटस्पॉट्स को प्रोटेक्ट करें बिकॉज हम हमारे प्लैनेट को हेल्थी रखना चाहते हैं। अगर इन बायोडाइवर्सिटीज़ को खो दिया जाए इसका मतलब ये है कि हम इन सारे स्पीशीज़ को हमेशा के लिए खो देंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। The Wildlife Protection Act is a law in many countries that helps protect animals and plants. This law makes it illegal to hunt or harm wildlife. It also helps create wildlife reserves and national parks where animals can live safely. The law aims to prevent species from going extinct and to protect their natural habitats. In India, the Wildlife Protection Act of 1972 is an important law to conserve wildlife. It helps ensure that animals, birds and plants are protected for future generations. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक तरह का कानून है जो कि कई देशों में अप्लाई किया जाता है, जो हमारी मदद करता है जानवरों को और पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करने में। इस लॉ ने, इस कानून ने इलीगल कर दिया है जानवरों का शिकार करना और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाना। इस एक्ट की मदद से हम वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बना सकते हैं, यानी कि जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क्स है जहाँ पर जानवर सेफ होते हैं। इस कानून की वजह से जो स्पीशीज़ है जो कि ख़तरे में है, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, यानी कि ख़त्म होने वाले हैं धरती पे से, उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उनके नेचुरल हैबिटेट यानी कि जिस भी माहौल में कोई भी जानवर पलता बढ़ता है, जो उसका घर होता है, जिसमें उसे शेल्टर मिलता है, खाना मिलता है और सिक्योरिटी भी, यानी कि वो सेफ भी होता है, तो इन नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इंडिया में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जो कि बहुत ही ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए। ये एक्ट मेक श्योर करता है कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए आने वाली फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है।
The ozone layer is a protective layer in the Earth's atmosphere that shields us from harmful UV rays from the sun. Ozone layer depletion happens when chemicals like chlorofluorocarbons (CFCs) break down ozone molecules. तो ओजोन लेयर जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अराउंड एंड वो शील्ड होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमें अर्थ की हार्मफुल रेज से यानी कि यूवी रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज। अब इन यूवी रेज से प्रोटेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज अगर डायरेक्ट सनलाइट आने लगी तब हमें स्किन डिजीजेस और स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। तो ये ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होते जा रहा है यानी कि वो खत्म होते जा रहा है बिकॉज ओजोन में होल शुरू हो गया है। होल केमिकल्स की वजह से हवा में जो केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वो जाते हैं और ओजोन लेयर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। ये जो ओजोन लेयर में होल आ चुका है वो नजर आता है अंटार्कटिका के ऊपर से एंड कभी कभी आर्टिक के ऊपर से भी नजर आता है। ये होता है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर बिकॉज ऑफ केमिकल्स, जिसकी वजह से सन की यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ में आती है और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि स्किन कैंसर या फिर आई डैमेज। ये हमारे अर्थ के प्लांट्स को, एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाती है। इंटरनेशनली कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम, ताकि हम रिड्यूस कर सकें यानी कि कम कर सकें केमिकल्स का इस्तेमाल ताकि हमारे ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट कर पाएं। I hope this video helped you in learning for today's exam, and if it really did, then do mention in the comment box below.